वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कक्षा 10 की गणित से अध्याय 1 को, जिसमें हम आज प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। हम प्रश्नावली 1.2 तक काफ़ी आसानी से समझ सके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो दी गई संख्या है, कर्णी के अंदर हमें 5 दिया है, हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे होगी। तो जब भी इस प्रकार के सवाल करने को आए कि हमें सिद्ध करना है कि जो संख्या हमें दी गई है वो अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके जस्ट उल्टा मानेंगे कि जो हमें दी गई संख्या है वह एक परिमेय संख्या है। हमें सवाल में दिया है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ मानेंगे कि जो कर्णी 5 है वो अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। हमें दिया है कर्णी 5, इसको हमें सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि जो कर्णी 5 है एक परिमेय संख्या है। ये हमने ऐसा मान लिया है। अब जब कोई संख्या परिमेय होती है, परिमेय संख्या है, जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कर्णी 5 बराबर p/q। हम जब कोई संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं। p और q दोनों पूर्णांक हैं। साथ में और क्या कंडीशन होती है, जो q है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो p और q है, p और q दोनों सह अभाज्य होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का अर्थ ये होता है कि जब दोनों संख्याओं का हम महत्तम समावर्तक निकालें, यानी HCF, तो उनका महत्तम समावर्तक हमें 1 प्राप्त होगा। फिर से सुन लीजिए, सहअभाज्य यानी दी हुई संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होना, ये सहअभाज्य कहलाता है। यानी जब हम दोनों संख्याओं में गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों संख्याओं में 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, p और q का जो HCF होगा वो होना चाहिए 1। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, p और q दोनों सहअभाज्य हैं, या फिर p और q का HCF 1 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम तिर्यक गुणा करते हैं इन दोनों का। q का कर्णी 5 से तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, कर्णी 5 q बराबर p। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से हमें वर्ग करना होता है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए कर देते हैं, कर्णी 5 q का वर्ग बराबर p का वर्ग। कर्णी 5 का हम वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, जब भी किसी कर्णी की संख्या का वर्ग करते हैं तो कर्णी से बाहर आके एक बार लिखा जाती है। तो 5 और q का करेंगे तो q² बराबर p²। इतना यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अब यहाँ से देखिए, यदि हम 5 को p² के नीचे ले जाएं तो जो p² जो है वो 5 से विभाजित होगा। जब किसी संख्या के नीचे हम जब 5 को लेके जाएं तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जरूरी इसलिए विभाजित होगी क्योंकि 5 गुणज होगा p² का, तभी विभाजित होगी। ऐसा नहीं कि गुणज नहीं है फिर भी विभाजित हो गई। तो p² जो है 5 का गुणज होगी, इसलिए p² 5 से विभाजित होगी। तो जब p² 5 से विभाजित है तो ये p भी, सिर्फ p, ये भी 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा, देख लीजिए। जैसे यदि मैंने यहाँ पे 3 का वर्ग लिखा है, यहाँ पे मैंने 3 का वर्ग लिखा, 3 का वर्ग 3 से विभाजित होगा,
बिल्कुल होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और 9/3 तो 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 व 3 त्रिका 9। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ से 3 का मैं वर्ग हटा दूँ, 3 का मैंने वर्ग हटा दिया, सिर्फ कितना रहेगा 3, तो 3 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही यहाँ पे यदि 5 को मैं पी स्क्वायर के नीचे लाऊंगा तो पी स्क्वायर तो विभाजित होगा ही होगा, साथ में स्क्वायर को मैं हटा दूँ तो सिर्फ अकेला ये पी भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको समझते हुए करते जाना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, फिर से पुनः माना P बराबर 5n, हमने फिर से क्या मान लिया, ये जो P है इस P को हमने 5n के बराबर मान लिया। यहाँ पे हमें जो भी प्राप्त होता है ना, जैसे 5 या 2 या 3 जो भी होता, उसके बराबर कोई अन्य एक और अल्फ़ाबेट ले लेंगे उसके साथ गुणा में और उसको इस तरीके से मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने P बराबर 5n मान लिया। इस P बराबर 5n को हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, 5q² बराबर पी स्क्वायर। पी की जगह रखना है हमें 5n, चलिए रखते हैं 5q का स्क्वायर ये ऐसा का ऐसा बराबर पी स्क्वायर यानी 5n का वर्ग। अब देखिए इसका हम स्क्वायर खोलते हैं, 5q² ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25, n का करेंगे तो n स्क्वायर। यहाँ जो 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ बचेगा सिर्फ q² बराबर 5n स्क्वायर। अब यहाँ से हम उल्टा करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, क्या इस 5 से हम p² को विभाजित कर रहे थे ना, इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम इस 5 से q² को यदि विभाजित करें, 5 से q² को विभाजित करें तो q² 5 से विभाजित होगा। जब q² 5 से विभाजित है तो जो q भी है वो भी 5 से विभाजित होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हम आगे लिखेंगे q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर समझा था कि q² यदि विभाजित है 5 से तो q भी 5 से विभाजित होगा। हमने ये ऊपर एक उदाहरण से अभी समझा था। ठीक है, किस प्रकार से होगा। तो अब यहाँ पर देखिए q 5 से विभाजित है, ऊपर देखा p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर हमें ये विरोधाभास होगा। क्या विरोधाभास होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर जब हमने शुरुआत में हमने माना है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दोनों को हमने p/q के रूप में लिखा। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखाती है, साथ ही ये दोनों सहभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी उनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आएगी, या जब भी हम उनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने p और q को देखा कि p भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे हमें जो HCF प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा, लेकिन होना चाहिए था 1। लेकिन अब हमें 5 प्राप्त हुआ है, तो हमने जो ऊपर माना है वो गलत मान लिया है, हमने। इस वजह से हमें ये 5 प्राप्त, ये जो HCF प्राप्त हो रहा है, जो 5 प्राप्त हो रहा है हमें, जो हमने ऊपर गलत कल्पना करी इसी के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से
P और Q, समीकरण 1/2 से P और Q 5 से विभाजित करता है। तो हमें यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास का मतलब ये है कि हमने ऊपर माना कि जो कर्णी 5 है ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हमने P/Q के रूप में लिखा, और परिमेय संख्या को जब P/Q के रूप में लिखते हैं तो इन दोनों में कोई भी संख्या अभिनिष्ट नहीं होती एक के अलावा। और यहाँ पे हमने देखा अभी जो P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, तो 5 से विभाजित हो रही हैं तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो हमें यहाँ पे ये विरोधाभास हो रहा है कि हमने ऊपर माना है परिमेय संख्या और नीचे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमें यही विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ये विरोधाभास हमें क्यों हो रहा है, हमें ये विरोधाभास, तो यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण यानी कि हमने ऊपर कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने उसको परिमेय संख्या माना, इसलिए हमें ये विरोधाभास हो रहा है। इसलिए जो कर्णी 5 है वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसलिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आसानी से, मैं आशा करता हूँ ऐसा आपको। आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हमने क्या किया, हम जब भी इस प्रकार के सवाल करेंगे तो हमें हमेशा उल्टा मानना है। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानना है। जब वह परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ शर्त क्या होती है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, दोनों सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य यानी दोनों का जो HCF है वो 1 आना चाहिए, या फिर उनके बीच में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं होना चाहिए एक के अलावा। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं तो हमें अंत में विरोधाभास उत्पन्न होता है, और ये विरोधाभास हमें जो उत्पन्न होता है वो हमारी गलत कल्पना के कारण हमें प्राप्त होता है, इसलिए आता है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए करते हैं, समझिए इसको। जैसे पहला सवाल किया था ठीक उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। करते हैं इसको हल। 3 + 2 कर्णी 5, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने यहाँ पे उल्टा मान लिया है कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। तब जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ अब इस बात को बार बार नहीं लिखना, सिर्फ हम इस बात को लिखेंगे कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। मैंने वहाँ पर इतना कुछ लिखा था, वो आपको सिर्फ समझने के लिए लिखा था ताकि आपको याद बना रहे। आपको सिर्फ इतनी लाइन यहाँ पे लिख देनी है कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब दोनों का जो HCF है यानी महत्तम समावर्तक वो 1 होगा, या फिर दोनों में एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगे, यानी उनका HCF सिर्फ 1 होगा। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पे आगे करते हैं तो आगे क्या होगा, Q का हम करते हैं, सॉरी 3 को उस तरफ लेके जाते हैं, फिर करेंगे हम इनका वर्ग। 3 को उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा, 3 अभी प्लस का है
तो जब P बटे Q के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 करनी 5, 2 करनी 5 बराबर P बटे Q। ये 3 उस तरफ ले जाएंगे तो -3। अब यहाँ पर ये जो 2 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 करनी 5 बराबर P Q का 3 में गुणा होगा, इस यहाँ पर Q का 3 में गुणा होगा तो -3Q होगा और दोनों के बट्टे में आ जाएगा Q। अब यहाँ से हम इस बार ये 2 है ना, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे, गुणा की संख्या बराबर के उस तरफ भाग में आ जाती है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ करनी 5 बराबर P -3Q और बटे में ये 2 आ गया Q के गुणा में तो 2Q हो जाएगा। हमें प्राप्त हो गया करनी 5 बराबर P -3Q बटे में 2Q। तो यहाँ पर हम इसको अब समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर P -3Q बटे 2Q ये एक परिमेय संख्या है। P -3Q बटे 2Q ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे P बटे Q को एक परिमेय संख्या माना है। यहाँ पे ये P बटे Q को हमने एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी मान रख के इसको सॉल्व करें P और Q की जगह तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P -3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध भी किया कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। तो अब देखिए करनी 5 है अपरिमेय संख्या बराबर और P -3Q बटे 2Q ये एक परिमेय संख्या। तो क्या कोई अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। और हमने ऊपर माना कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः हम लिख देंगे, अतः हमें यहाँ से विरोधाभास प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने ऊपर गलत मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः हमें यहाँ से विरोधाभास प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः जो हमें दी गई संख्या है ना, 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है। प्रश्न क्रमांक 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो प्रश्न 3 में हमें कुछ संख्याएं दी हैं अलग अलग, हमें उनको सिद्ध करके बताना है क्या ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 पे दिए हैं हमें 1 बटे में करनी 2, 1 बटे करनी 2। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, हमें अब सिद्ध करना है कैसे होगी। तो हम मानेंगे, यहाँ पे माना 1 बटे √2 एक क्या मानेंगे, उल्टा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। 1 बटे करनी 2 बराबर P बटे Q। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन हम लिख देंगे कि P और जो Q है वो
सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, इस कर्णी 2 को हमें ऊपर लेके जाना है। कर्णी 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे और बाकी की चीज़ों को इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हम कर्णी 2 को उस तरफ लेके जाएंगे और क्यू को तिर्यक गुणा कर देते हैं। सीधा यहाँ पर लिख देंगे अपन तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। तो करते हैं, क्यू ले जाएंगे ऊपर, तो क्यू का 1 से गुणा करेंगे तो क्यू मिलेगा, बराबर कर्णी 2 का पी से गुणा करेंगे तो कर्णी 2 और पी। इस बार क्या करते हैं, हम पी को क्यू के नीचे लेके आते हैं। ये दोनों आपस में गुणा में है और गुणा की संख्या बराबर के इस तरफ आती है तो भाग में जाती है। क्यू बटे पी बराबर कर्णी 2 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो क्यू बटे पी है, हमने अभी ऊपर पी बटे क्यू या क्यू बटे पी हम दोनों को लिखें तो ये एक परिमेय संख्या है। हमने अभी माना है पी बटे क्यू, या इसको हम पलट के लिखें तब भी वह एक परिमेय संख्या ही होगी। तो क्यू बटे पी तो हमें पता है एक परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं यहाँ पे कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है और क्यू बटे पी को हमने अभी माना कि एक परिमेय संख्या है। तो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो क्यू बटे पी है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एवं कर्णी 2, एवं जो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। अब ये हमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ यहाँ पे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने ऊपर ये गलत मान लिया कि जो 1 बटे कर्णी 2 है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हमें यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1 बटे कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा इस वाले का उत्तर हो जाएगा। हमें मानना है परिमेय संख्या और अंत में हम सिद्ध कर देंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए ये था हमारा तीसरे का पहला। अब देख लेते हैं तीसरे का दूसरा वाला हमें क्या दिया है। नंबर 2 पे दिया है हमें 7 कर्णी 5, 7 कर्णी 5। इसको हम हल करते हैं, तो इसको भी हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे माना 7 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने ऐसा यहाँ पे मान लिया है। मानेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या मानेंगे तो 7 कर्णी 5 हो जाएगा बराबर P बटे Q के। ठीक है, और यहाँ हम फिर से वही लाइन लिख देंगे, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें जिसका पता है कि ये अपरिमेय है हम उसको एक साइड रखेंगे। जैसे हमें पता है कि कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है तो कर्णी 5 को हम अकेला करेंगे, कर्णी 5 के साथ में जो भी होगा उसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो कर्णी 5 के साथ में भी 7 है, गुणा में है, तो गुणा में जो संख्या होती है वो बराबर के उस तरफ भाग में जाती है, तो पी के नीचे आएगी क्योंकि साथ में। तो यहाँ प्राप्त होगा सर कर्णी 5 बराबर P बटे 7Q, P बटे 7Q। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। यहाँ पे कर्णी 5 है
अपरिमेय संख्या, और p/q को हमने अभी देखा कि p/q एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यह विरोधाभास हो गया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने 7 करनी 5 को एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे p/7q एक परिमेय संख्या है एवं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हमें यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः जो हमें संख्या दी गई है 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम नंबर तीसरे पर। नंबर तीसरा हमें दिया है 6 प्लस करनी 2। 6 प्लस करनी 2। तो यहाँ पर हम इसको भी हल करते हैं, तो इसको भी हम मानेंगे कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो माना 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख लेंगे। 6 प्लस करनी 2 बराबर p/q। p/q के रूप में लिख लिया। और हम जानते हैं कि p/q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि जो करनी 2 है ये अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या को हम एक साइड रखेंगे और 6 को हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो होगा क्या, करनी 2 यहाँ बचेगा बराबर 6 प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में p/q माइनस 6। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। करनी 2 बराबर p माइनस q का 6 में गुणा करेंगे तो 6q और बटे में आएगा q। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें देखिए फिर से विरोधाभास होगा। p माइनस 6q/q। p/q को तो हमने माना था अभी परिमेय संख्या। यहाँ से p माइनस 6q/q जब इसको सॉल्व करेंगे हम कुछ मान रख के तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और हम जानते हैं करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है। इसलिए हम लिखेंगे कि p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है एवं करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ से विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें यहाँ से विरोधाभास प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त होता है, यहाँ लिख लेंगे। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के
कारण हुआ है। अतः जब विरोधाभास में उत्पन्न हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण, तो संख्या दी गई है 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ये हमारा इसका इसलिए हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्नावली के सारे सवाल समाप्त हुए। इस प्रश्नावली में हमने बिल्कुल आसानी से ये समझा कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किया जाता है कि वह अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।